तो लोकल विंड मतलब बिल्कुल स्मॉलर एरिया को अफेक्ट करेगी, मतलब लोकल एरिया में है किसी में। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उस एरिया के वेदर को या उस एरिया के मौसम को अफेक्ट करेगी। लोकल विंड। अब इसमें आपको पता है कि लैंड ब्रीज होती है, सी ब्रीज होती है। लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज मतलब एक हवा जो लैंड से सी की तरफ जा रही है। सी ब्रीज मतलब जो सी से लैंड की तरफ आ रही है। माउंटेन में दो टाइप की मैंने आपको बताई थी, दैट इज एक है विंडवर्ड, दूसरी है लीवर्ड। इससे क्रॉस करके जो नीचे की तरफ को असेंड डिसेंड हो रही, दैट इज लीवर्ड। अगर कोई मॉनसून या फिर मॉइस्चर वाली हवा विंडवर्ड है तो इस साइड पे रेनफॉल होगा। और अगर लीवर्ड साइड पे है तो नो रेनफॉल, क्योंकि सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो लूज हो चुका है। अब वार्म एंड कोल्ड में भी डिफरेंट टाइप की हैं। फर्स्ट इज वार्म में आएगी चिनूक। ये वहाँ के लोकल नेम्स हैं। चिनूक नाम क्यों रखा है, इसका रीजन क्या है कि वहाँ की लैंग्वेज में इसका नाम चिनूक उन्होंने अपने हिसाब से रखा है जी। हाँ, उसके बाद है फोइन। आप अभी ये टेबल बना लीजिए, इसे एक्सप्लेन करेंगे आगे, साथ साथ में बनाते जाओ। डॉक्टर विंड एंड ब्लड रेंज। डॉक्टर विंड एंड ब्लड रेंज। डॉक्टर विंड एंड ब्लड रेंज। डॉक्टर नहीं छोड़ता ये हवा। बताएंगे आपको। डॉक्टर विंड मतलब कुछ ना कुछ हील करती होगी, उस एरिया में कुछ शांति डालती होगी। ब्लड रेन मतलब कुछ एक डस्ट अपने साथ लेके आती जिससे ऐसा लगता है कि लाल मिट्टी है या ब्लड है। कोहिन, अब इसका मैं क्या बताऊं, इसका मुझे नहीं पता, पर उस जगह के नाम के हिसाब से मिस्ट्रल, बोरा एंड ब्लिजार्ड। क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ सकता है ऑप्शन के हिसाब से कि आउट ऑफ दीज विच आर वार्म या फिर गोल्ड, कौन सी है इन दो सभी को मिक्स करके, तो आपको एक को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये आपका क्लासिफिकेशन रहेगा। तो ये पहले बनाइए, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। हाँ जी, ये नो रेनफॉल लीवर्ड, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। लीवर्ड मतलब पहाड़ के ऑपोजिट का एरिया। विंडवर्ड मतलब पहाड़ के बिल्कुल सामने का एरिया, जहां से विंड आके टकराएगी और वहां पे बारिश होगी। क्या हुआ?
ये है स्थानीय भवनें संरचना के आधार पर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। इनका नाम भी ऐसे ही होगा, मिस्ट्राल। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया नहीं बना रहे। This is Pune. पहले लिखिए लोकल विंड्स क्या होते हैं। These are the local winds, मतलब these are the winds that covers only smaller area। पहले लिखिए लोकल विंड्स या स्थानीय हवाएं या पवने। देखिए the wind which affects only small surface area, only small surface area of the globe are known as local winds or tertiary circulation The major local winds are
स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब आर नोन एज लोकल विंड्स और टर्शरी सर्कुलेशन मतलब थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्या अपने प्राइमरी, दैट उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शरी। द मेजर लोकल विंड्स आर, फर्स्ट है लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड एंड सी ब्रीज। अब लिखिए स्थानीय पवने या फिर हवाएं, उसके बारे में। ये हवाएं जो विश्व के ये हवाएं जो विश्व के केवल छोटे सतह क्षेत्र को ये हवाएं जो विश्व के केवल छोटे सतह क्षेत्र को सतह क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, सतह क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। स्थानीय या तृतीय स्थानीय या तृतीयक स्थानीय या तृतीयक क्या नाम है इसका, परिसंचरण कहलाती हैं। परिसंचरण, स्थानीय या तृतीयक परिसंचरण मतलब टर्शरी सर्कुलेशन कहलाती हैं। प्रमुख स्थानीय हवाएं हैं, प्रमुख स्थानीय हवाएं हैं, प्रमुख हैं। दीज आर भूमि की हवाएं या फिर भूमि हवा और समुद्री हवा, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। अब बताइए लैंड और सी ब्रीज, सिंपल सी बात है, लैंड टू सी, सी टू लैंड। इसमें लिखिए सिग्निफिकेंस क्या है इनका, लैंड एंड सी ब्रीज का। लैंड एंड सी ब्रीज में लिखेंगे सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। और अगर आपको इसको और इसके नीचे बनाना है तो सिंपल, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लैंड एंड सी ब्रीज का। एग्जाम में अगर एग्जामिनर को शो करना चाहते हैं कि आपको पता है लैंड क्या है और सी क्या है, अब मुझे बताइए लैंड पे दिन में होगा लो प्रेशर या रात में होगा? दिन में लो प्रेशर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर किसके ऊपर बन रहा है? हाई प्रेशर यहाँ पे ही बनाता हूँ। तो विंड कहाँ से कहाँ को फ्लो करेगी? हाई टू लो। और यहाँ पे अगर आप बना रहे होंगे ना इसे, तो यहाँ पे डे लिख लेना ऊपर, दिस इज डे टाइम। और रात को क्या है, लैंड एकदम से ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर और इसके ऊपर लो प्रेशर, इसे नाइट लिख लेंगे। देखिए हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे भी शो कर देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, पर मेंशन किया होना चाहिए कि डे क्या है नाइट क्या है। दिन के समय लैंड बहुत जल्दी हीट करता है, तो लैंड में क्या होगा? लो प्रेशर डे टाइम पे, और इधर होगा हाई प्रेशर सी के ऊपर। और रात में क्या है, लैंड एकदम से ठंडा हो जाता है, तो जहां पे ठंडा हो गया मतलब हाई प्रेशर हो गया, और समंदर के ऊपर लो प्रेशर बन गया। एंड विंड ऑल्सो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बस इतना सा आपको याद रखना है।
हो गया जी, बना लिया। हाई टू लो और हाई टू लो, डे एंड नाइट, लैंड एंड सी ब्रीज का ऐसे ही बनेगा ये। अब इसमें लिखिए 2-3 पॉइंट। फर्स्ट लिखिए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ, हाँ जी, इसमें लिखना है आपने सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल, सी एंड लैंड ब्रीज में। तो इसमें लिखिए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ कोस्टल टेम्परेचर, moderating effect of coastal temperature, because moderating effect of coastal temperature because due to maritime, influence, the coastal regions are neither hot or cold due to moderating effect of coastal temperature, या फिर moderating effect of coastal temperature because due to maritime influence the coastal regions are neither too cold या too hot, या फिर neither too hot or too neither too hot or nor cold। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, it removes the pollutants from coastal region, it removes the pollutants from coastal region। क्वेश्चन कैसे एप्लीकेशन में पूछेगा कि दिल्ली में इधर टेम्परेचर, दिल्ली और कोस्टल रीजन के हिसाब से देखें तो कोस्टल रीजन का टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, बट दिल्ली के टेम्परेचर और इसके दोनों के टेम्परेचर को कंपैरिजन करने के बावजूद भी दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है पर कोस्टल रीजन में कम है। तो इसके लिए आप यही लिखेंगे कि ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ, या फिर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे लैंड एंड सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ का पॉल्यूशन समंदर में जाता है और पॉल्यूशन की जो बिल्कुल ठंडी हवा है या जो क्या कहते हैं नमी है, वो कोस्टल रीजन में, कोस्टल प्लेन्स में आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब इस जमीन में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा के थ्रू समंदर में चले जाते हैं, और समंदर में जो नमी है वो इस एरिया में आ जाती है, इसलिए यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं रहता, क्लियर स्काई मिलेगा। आप किसी भी कोस्ट में चले जाएं, मतलब समंदर के किसी भी तट में चले जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल क्लियर है हवा वहाँ पे, क्योंकि हवा बहुत फास्ट चलती रहती है। लैंड एंड सी ब्रीज की वजह से वहाँ पे पॉल्यूटेंट टिकते नहीं है। पर दिल्ली क्या है, लैंड लॉक्ड है, जो हवा है वो वही उसी एरिया में ऊपर आसमान में घूम रही है, इसलिए तो उसे कहते हैं हम एशियन ब्राउन क्लाउड। बट यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगता, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रहता है स्काई हमेशा। यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली में आपको आसमान में तारे नहीं दिखेंगे, आपको ऊपर एक बादल दिखेगा या फिर धुआं दिखेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको स्काई दिखेगा, स्काई में स्टार्स दिखेंगे, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आगे लिखिए थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इट ऑल्सो हेल्प्स इन इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ इट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ fishing vessels, it also helps in the movement of fishing vessels, vessels आपके बोट भी हो सकती है, शिप भी हो सकता है। vessels मतलब मीडियम जिसे आप यूज कर रहे हैं फिशिंग के लिए। तो आप इसमें लिखिए हिंदी मीडियम, महत्व, इसका क्या महत्व है भूमि की हवा और समुद्री हवा का। तो इसमें लिखिए महत्व, उसके आगे लिखिए तटीय तापमान का मध्यम प्रभाव, तटीय तापमान का मध्यम प्रभाव, क्योंकि तटीय तापमान का मध्यम प्रभाव क्योंकि
समुद्री प्रभाव के कारण, क्योंकि समुद्री प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र, क्योंकि समुद्री प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र ना तो बहुत गर्म, तटीय क्षेत्र ना तो बहुत गर्म होते हैं, ना तो बहुत गर्म होते हैं, ना ही ठंडे। तटीय प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्र ना तो बहुत गर्म होते हैं, ना ही ठंडे। उसके आगे, यह तटीय क्षेत्र यह तटीय क्षेत्र से प्रदूषकों को हटाता है। यह तटीय क्षेत्रों से प्रदूषकों को हटाता है। यह तटीय क्षेत्रों से प्रदूषकों को हटाता है। यह मछली पकड़ने वाले जहाजों की आवाजाही में मदद करता है। यह मछली पकड़ने वाले जहाजों की आवाजाही में मदद करता है। क्या? लैंड एंड सी ब्रीज, तरंगे चल रही, उसकी लहरें बह रही है ना। अगर लैंड या सी ब्रीज नहीं चलेगी तो हवा से फिर वो पानी भी मूवमेंट नहीं करेगा। आप देखते हैं जब हाई टाइड आता है तो मछलियां कहाँ आ जाती हैं? कोस्ट पे आ जाती है। तो इसलिए उसी कारण इन हवाओं के चलने से ही पूरा का पूरा वेसल्स भी मूव कर रहे हैं, अदरवाइज स्टैग्नेंट वाटर होगा, फिर आपको मोटर के थ्रू चलाना पड़ेगा। पानी कश्ती जो है फिर वो लहरों के थ्रू इजी चलती है ना। जितना ज्यादा मूवमेंट होती रहेगी कश्ती इजीली आप चला सकते, ज्यादा चप्पू नहीं मारना पड़ेगा, ये ज्यादा फोर्स पीछे को नहीं खींचनी पड़ेगी। आगे सेकंड टाइप लिखिए, माउंटेन और वैली ब्रीज। माउंटेन और वैली ब्रीज, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड, माउंटेन और वैली ब्रीज। मैं आपको लिखवाता हूं, इंग्लिश में लिखिए पहले, इंग्लिश। माउंटेन और वैली ब्रीज, इसमें लिखिए क्या होता है माउंटेन और वैली ब्रीज में। मैंने आपको बनाया है ऐसे ही, यहाँ पे एक है विंडवर्ड, एक है लीवर्ड। आपने यही बनाना डायग्राम उसमें। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है, समझ रहे हो? जब एग्जाम में जाना उससे पहले आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे आप ये देखें लैंड एंड सी ब्रीज, तो ये दिमाग में आना चाहिए। अगर ये है तो ये दिमाग में आना चाहिए। ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से है तो चिनूक क्या है, जैसे आगे लिखवा देंगे तो आपको ये पूरा याद रहना चाहिए। ये इसीलिए है ताकि आपको आगे से आगे याद रहे। आप इसमें लिखिए, ड्यूरिंग द डे टाइम अपर पार्ट्स ऑफ द स्लोप, ड्यूरिंग द डे टाइम। आप करें माउंटेन और वैली ब्रीज। अभी दो बनाते हैं ऐसे। लिखिए, ड्यूरिंग द डे टाइम द upper part of the slopes receive more amount of इंसोलेशन या फिर सनलाइट। ये बना रहे हैं आप डे के लिए, ठीक है? इसमें दो बनेंगे। ड्यूरिंग द डे टाइम अपर पार्ट ऑफ द स्लोप्स रिसीव मोर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन and are heated during the daytime. The upper part of the slopes receive more amount of insolation and are heated very fastly, while the lower slopes or valley floors
while the lower क्या था, while the lower slopes और valley floors, ये है फ्लोर, घाटी का बिल्कुल नीचे का पार्ट, लोअर पार्ट और द वैली फ्लोर्स क्या हो गया, आर कंपैरेटिवली वेरी कूलर या कोल्डर, वेरी कोल्डर आर वेरी कोल्डर आर वेरी कोल्डर, therefore wind blows कहाँ को, नीचे की तरफ को आ रही, तो मतलब wind blows up slope, not down, sorry, up slope, down slope, therefore wind blows down slope. हाँ, लो टू हाई भी जाएगी कब, नाइट टाइम, नाइट में ये नीचे लो प्रेशर, ऊपर दोनों साइड हाई प्रेशर, इसलिए पहाड़ों में हवा लेने के लिए आप ऊंचे एरियाज में जाते हो, बिल्कुल चोटी पे खड़े होंगे, रात में बहुत ठंडी हवा चलेगी, दिन में यहाँ पे बहुत हीटेड हवाएं चलेगी। तो प्रेशर के हिसाब से ना ये उल्टा बना दिया हमने, हाई टू लो, अप स्लोप ही आएगा, नो डाउन स्लोप, इट्स अप स्लोप, ऊपर जाएगी, ये ऊपर की तरफ को मूव करेगी। एरोस चेंज करिए, अप स्लोप, इसे आप कहेंगे एनाबेटिक, छोड़िए, any wind that move up and down, that is anabatic. Any wind that travels up to down, that is anabatic. ANABATIC. Any wind that moves up and down, any wind that move up and down is known as any wind that moves up and down is known as anabatic wind. आप लिखिए पर्वत या घाटी की हवा, 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 डाउन स्लोप नहीं होगा, ये अप स्लोप होगा। अप स्लोप होगा, ऊपर की तरफ को जा रही है, हाई टू लो, तभी तो मैंने इसका वो चेंज कर दिया। पर्वत और घाटी की हवा, पर्वत या घाटी की, यहाँ नहीं होगा, और हो जाएगा, और पर्वत या घाटी की हवा में आप लिखेंगे दिन के समय में ढलानों के ऊपरी हिस्से, दिन के समय ढलानों के ऊपरी हिस्से अधिकतम सूर्य ताप, दिन के समय ढलानों के ऊपरी हिस्से अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त करते हैं और बहुत तेजी से गर्म होते हैं, जबकि निचले ढलानों या घाटी के फर्श
जबकि निचले ढलानों या घाटी के फर्श, फर्श मतलब फ्लोर, निचले लिखा आपने ढलाने या घाटी के फर्श तुलनात्मक रूप से, घाटी के फर्श तुलनात्मक रूप से बहुत ठंडे होते हैं, तुलनात्मक रूप से बहुत ठंडे होते हैं, इसीलिए हवा ऊपर की ओर बहती है, इसीलिए हवा ऊपर की ओर बहती है। ऐसी हवा जो ऐसी हवा जो ऊपर से नीचे चलती है, ऐसी हवा जो ऊपर से नीचे चलती है उसे एनाबेटिक, ऐसी हवा जो ऊपर से नीचे चलती है उसे एनाबेटिक हवाएं या पवने कहा जाता है। ऐसी हवा जो ऊपर से नीचे चलती है उसे एनाबेटिक या एनाबेटिक हवाएं कहा जाता है, एनाबेटिक हवाएं कहा जाता है। ठीक है जी, ये हो गया डे टाइम का। अब नाइट का उल्टा होगा इससे। अब लो प्रेशर बनेगा नीचे, क्योंकि पूरा दिन क्या हुआ है, धूप लगी हुई थी, तो जो घाटी के नीचे का फर्श है वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा, ये ज्यादा हीटेड रहेगा। और ऊपर का जो पार्ट है ये एक्सपोज है, एकदम से हीट हो रहा है, एक्सपोज है, एकदम से ठंडा भी हो रहा है, तो वैसे ही एकदम से हाई प्रेशर। अब हवाएं जो है ऊपर से नीचे की तरफ को, नाइट पे, हाँ जी नाइट का। और नाइट में क्या होगा, वैली फ्लोर में एकदम से, अभी तो ठीक है लो प्रेशर है, बट आफ्टर मिडनाइट 12 बजे के बाद क्या होगा कि एकदम से बिल्कुल जीरो टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। इसीलिए वैली फ्लोर्स पे नहीं रहना चाहिए। मतलब बीच घाटी में आप अगर घर बनाएंगे या रहते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप ट्रैकिंग पे भी जाते हैं, तो आपको ट्रैकर कभी भी वैली फ्लोर पे रहने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट से ही डेथ हो जाएगी। पता लगा सुबह जैसे सोए थे वैसे ही सोए रह गए, क्यों, क्योंकि बॉडी पूरी जाम हो जाएगी। ये रियलिटी, -45 से -65 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है रात में। तो इसीलिए वैली फ्लोर्स पे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैक्सिमम पहाड़ों में घर कहाँ होते हैं, वैली स्लोप्स के ऊपर, इन पार्ट्स में। हाँ जी, क्या कह रहे हो? इसे भी बना लो, ये नाइट का है, ये डायग्राम भी बना लीजिए, ये नाइट के लिए है। दिस इज नाइट का माउंटेनियस घाटी का। इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ठीक है। अभी वार्म एंड कोल्ड जो है इनको समझिए, क्योंकि आगे फ्रंट्स में काम आएगा ये, और फ्रंट से ही क्या बनेंगे आपके साइक्लोन्स। और जब आपको दोबारा लिखना हो ना, आपने लिखा है वैसे इसमें वैली फ्लोर्स, तो वैली फ्लोर्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये डाउन द स्लोप जाएगी, नॉट अप स्लोप। अप स्लोप मतलब स्लोप से ऊपर को जा रही है, ढलान से ऊपर जा रही है, ढलान से नीचे आएगी तो डाउन स्लोप। और डाउन स्लोप कब होगी, नाइट में। अच्छा, दिन में अप स्लोप, नाइट में डाउन स्लोप, बस ऐसे याद रखिए। अब आप लिखिए आगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल, इट इज कॉमन इन वेस्टर्न घाट, इट इज कॉमन इन वेस्टर्न घाट। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये तो लिख लिया आपने, छोड़िए इसे।
नाइट टाइम लिखना है, लिख लीजिए। ड्यूरिंग द नाइट टाइम upper slopes will lose the heat fastly, while lower part of the valley floors lower parts of the valley floor will be comparatively warmer, will be comparatively warmer. Hence, cold air being denser, hence cold air being denser moves downslope, moves downslope, the slope pushing the warm air upward, the slope moving, pushing the, लिखा था आपने, pushing the air upward, causing temperature inversion, causing temperature inversion, temperature inversion, causing temperature inversion, full stop. Such wind which move down the slope, such wind which moves down the slope is known as mountain breeze. Such wind which moves down the slope is known as mountain breeze. समझ गए? जो डाउन आएगी वो माउंटेन ब्रीज, जो अप जाएगी वैली ब्रीज, मतलब वैली से ऊपर की तरफ जा रही है, माउंटेन से नीचे की तरफ आ रही है। सिंपल, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। आप लिखिए अब, उदाहरण के तौर पर यह पश्चिमी घाट में आम बात है। उदाहरण के तौर पर यह पश्चिमी घाट में आम बात है। उदाहरण के तौर पर यह पश्चिमी घाट में आम बात है। रात के समय ऊपरी ढलानों, रात के समय ऊपरी ढलानों की गर्मी, रात के समय ऊपरी ढलानों की गर्मी तेजी से, रात के समय ऊपरी ढलानों की गर्मी तेजी से कम हो जाती है, कम हो जाती है। ऊपरी ढलानों की गर्मी तेजी से कम हो जाती है, जबकि घाटी के निचले, जबकि घाटी के निचले हिस्से, जबकि घाटी के निचले हिस्से की तलहटी, जबकि घाटी के निचले हिस्से की तलहटी, घाटी के नीचे की तलहटी, कहाँ गया तलहटी, के निचले हिस्से, के निचले हिस्से, तलहटी के निचले हिस्से तुलनात्मक रूप से, के निचले हिस्से तुलनात्मक रूप से गर्म हो जाएंगे, के निचले हिस्से गर्म हो जाएंगे। इसलिए ठंडी हवा गर्म हो जाएंगे, इसीलिए ठंडी हवा सघन होने के कारण, इसलिए ठंडी हवा सघन मतलब डेंसर, इसलिए ठंडी हवा सघन होने के कारण ढलान से नीचे की ओर, ढलान से नीचे की ओर चलती है,
ढलान से नीचे की ओर चलती है और ढलान की गर्म हवा और ढलान की गर्म हवा को और ढलान की गर्म हवा को ऊपर की ओर ढलान की गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है और ढलान की गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। ऐसी हवा ऐसी हवा जो ऐसी हवा जो ढलान से नीचे की ओर चलती है ऐसी हवा जो ढलान से नीचे की ओर चलती है पहाड़ी हवा कहलाती है। ऐसी हवा जो ढलान से नीचे की ओर चलती है पहाड़ी हवा कहलाती है। समझ गए? हिंदी से ना तुम्हारे ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश वालों के। सिंपल सोवर तरीके से लिख रखा है कि ऐसे चलती है वैसे चलती है। अब लिखिए इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड, यही है इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड। अब ये दो टाइप की होती है इंपॉर्टेंट, वार्म एंड कोल्ड। नोट्स में बनाइए, नोट्स में भी बनाइए डायग्राम्स और आगे एग्जाम में भी। हाँ जी, अभी मैं एक एक करके लिखवाऊंगा ना। आपने पहले लिखना वार्म, एक हेडिंग बनाइए गर्म हवाओं के लिए। वार्म विंड्स, इसके लिए आपको अगर बनाना है तो ऐसे करके बनाइए, रोमन में फर्स्ट सेकंड ऐसे करके सब हेडिंग, सब तो नहीं, सब हेडिंग 1 2 3 4 ऐसे करके। फर्स्ट आएगी वार्म में, क्या होता है गर्म हवा का, लीवर्ड एंड विंडवर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ डिसेंड होती है। तो ये है वार्म, ये है कोल्ड, ठीक है। और वार्म मीन्स ये है विंडवर्ड, विंडवर्ड भी W से है, वार्म भी W से ही है। कोल्ड एंड दिस इज लीवर्ड। अब बताइए, फर्स्ट इज चिनूक, इसे कहते हैं, बना लो। वार्म एंड कोल्ड का आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आगे फ्रंट्स में बड़ा काम आएगा। फ्रंट से ही आपके बनेंगे साइक्लोन्स। चिनूक और स्नो, क्या कहते थे, स्नो ईटर, स्नो ईटर, चिनूक और स्नो ईटर। हाँ जी, बर्फ पिघला देती है, गर्म हवा है, स्नो ईटर। ईटर खाने वाली, ईटर ईटर जो खा रही है। हाँ जी, इसमें अभी नहीं बनाएंगे डायग्राम, ये तो वार्म का ही डायग्राम, वार्म एंड कोल्ड दोनों का डायग्राम है कंबाइंड। चिनूक कहाँ पाई जाती है? यूएसए। और यूएसए में कहाँ पे, कौन सी माउंटेन रेंज है? रॉकीज, रॉकीज में पाई जाती है। और कहाँ को डिसेंड होगी ये? ईस्टर्न साइड को। और विंडवर्ड साइड कौन सा है इसका? वेस्टर्न साइड। बताओ। लिखिए, इसके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। पहले लिखिए चिनूक। अब मैं क्या समझाऊं इसमें कि विंडवर्ड एंड कोल्ड, आपको कोल्ड और वार्म दोनों बता दिया है, तो सिंपल सी बात है, कहानी लिखिए, कहानी सुनो और लिखिए। फर्स्ट इज आफ्टर क्रॉसिंग आफ्टर क्रॉसिंग द रॉकीज माउंटेन it descend
After crossing the Rockies mountain, it descends 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 on the eastern side or leeward side of Rockies. After crossing the mountain, कौन सा Rockies mountain, it descends the eastern side. Eastern side कौन सी होती है? Leeward side. So it descends the eastern side or the leeward side of the Rockies. Leeward side of the Rockies. As a result, temperature decreases. जब ये रॉकीज माउंटेन, मान लीजिए ये रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका का, यूएसए का, तो जब ये रॉकीज को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने के बाद ये डिसेंड करती है ऑन द ईस्टर्न साइड, और हमेशा ईस्टर्न साइड पे ये डिसेंड ही करेगी, और जहां पे डिसेंड करेगी वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीजेस. आगे लिखिए. इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बताइए. डिक्रीज करेगा. आगे लिखिए. ड्यूरिंग द विंटर the arrival of such wind causes during the winter arrival of such winds causes arrival of such winds causes causes decrease in the temperature during the winters. Arrival of such winds causes decrease in the, रुकिए, after crossing the Rockies it will decrease ही करेगा. रुको यार. Chinook, snow eater तो क्रॉस करेगी, फिर डिसेंड करेगी. लीवर्ड पे तो डिक्रीज ही करेगी टेम्परेचर. विंड हाई प्रेशर इधर होगा, ये लो प्रेशर तो डिक्रीज इंक्रीज करेगा. अगर नहीं बट एक मिनट रुकिए, कंफ्यूजन लूज करने को पहले. लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टू लो, लो टू हाई. इसको तो ऊपर डिक्रीज आना चाहिए, ऊपर की तरफ. समर चलेगा. After crossing the Rockies, it descends on the eastern side of the leeward side of the continent. As a result, their temperature increases.
चक्कर तो हो जाएगा, सही है। अरे रुको, हाँ डिसेंड तो करेगी, दोनों केसेस देख रहे हैं। मूविंग डाउन दीज, फिर तो स्पेशल केस हो जाएगा अगर ऐसे चलेगा तो। आफ्टर क्रॉसिंग द रॉकी डिसेंड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द लीवर्ड स्लोप, as a result their temperature increases during the winters. The arrival of such winds causes sudden decrease in the temperature, causing melting of the ground snow. या तो ये इसमें गलत लिख दिया इसने, को डिसेंड। विंडवर्ड में क्या करती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। ऊपर की तरफ जब जाती है तो अपने साथ कर लेगी ये मॉइस्चर को होल्ड करती है। मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए ऊपर की तरफ जाती है। विंडवर्ड में क्या है कि ये वेपोराइज करती है। वेपोराइज करती है मतलब ये गर्म है उस साइड से, तो इस साइड से ये वेपोराइज करते करते इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, ये ऊपर की तरफ जा रही है तो मॉइस्चर को अटेन करने के लिए जा रही है। जब जैसे ही ये डिसेंड होने पे क्या होता है, हवा हवा सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। जैसे ही सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो क्या करती है, ये वेपोराइज करती है, वाटर वेपर को खत्म करती है। तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी ना कि डिक्रीज करेगी। समझ रहे हो, यहाँ पे विंड जो है मॉइस्चर के साथ आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न साइड पे। यहाँ जब ये ऊपर की तरफ को विंडवर्ड साइड से ऊपर की तरफ को जाती है तो जाते जाते टकराते टकराते अपना सारा का सारा पानी यहाँ पे बारिश कर देती है। जैसे ही ये डिस होती है तो सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है, और सब सरफेस हीटेड है, और ये विंड जो है इसमें से अभी धीरे धीरे सारा का सारा मॉइस्चर खत्म हो रहा है। दैट इज वाई नीचे आते टाइम ये वेपोराइज होती है। सो वैसे ही वेपोराइज करते करते अगर ये अपना वेपराइज करते टाइम वाटर क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट को अगर ये रिमूव कर रही है तो वैसे ही ये स्नो का भी टेम्परेचर जो है लो करती जाती है और सरफेस एरिया इंक्रीज करती जाती है। दैट इज व्हाई दिस इज क्या कहते हैं इसको, स्नो ईटर। अब मुझे एक लाइन का कंफर्म करिए, आपने लिखा है आफ्टर क्रॉसिंग द रॉकीज इट डिसेंड्स ऑन द ईस्टर्न साइड और द लीवर्ड साइड ऑफ द रॉकीज, ठीक है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर डिक्रीजेज नहीं इंक्रीजेज। इसमें लिखिए देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर ये विंडवर्ड साइड से जाती तो टेम्परेचर इसका तब इंक्रीज होता, सॉरी डिक्रीज होता। आगे लिखिए, क्योंकि इसने मॉइस्चर को अपने साथ होल्ड कर लेना था। यही तो कंफ्यूजन है। आगे तो अभी कोल्ड और वार्म फ्रंट में और खज्जल होंगे। आगे लिखिए ड्यूरिंग द विंटर्स, ड्यूरिंग द विंटर्स लिख लिया था। ड्यूरिंग द विंटर्स the arrival of such winds causes sudden increase in the temperature,
causing melting of the snow. इसमें लिखिए during the winters the arrival of such winds causes sudden decrease in the temperature. इंक्रीज आएगा इसमें, इंक्रीज, सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. अरे ऊपर भी इंक्रीज है, इधर भी इंक्रीज है. ड्यूरिंग द विंटर्स द अराइवल ऑफ सच विंड्स कॉजेज सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर कॉजिंग मेल्टिंग ऑफ ग्राउंड स्नो. कॉजिंग मेल्टिंग ऑफ ग्राउंड स्नो. मेल्टिंग ऑफ ग्राउंड स्नो. Such warm, dry wind which flows, such warm, dry wind which flows on the leeward side of the Rockies, leeward side of the Rockies. On the leeward side of the Rockies is known as Chinook or snow eater. Because of Chinook, agriculture is possible. Because of Chinook, agriculture is possible in the narrow belt of foothills of Rockies. Because of Chinook, agriculture is possible in the narrow belt of the foothills of Rockies, even during winter season. Even during winter season. आगे इसी में ही कंफर्म, इसके साथ पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. सिमिलर विंड विच फ्लोज ऑन द नॉर्दर्न स्लोप. Similar wind which flows on the northern slopes of the Alps, 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 is known as similar wind which flows on the northern slopes of the Alps, 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 is known as फोहन या फिर फोहन, FOHN या फिर FOHN भी लिखते हैं, FOEHN भी लिखते हैं. फोहन. स्विट्जरलैंड इज नोन फॉर, आगे लिख लीजिए कंप्लीट करके. स्विट्जरलैंड इज नोन एज द क्लाइमेटिक ओएसिस ऑफ यूरोप. Switzerland is known as climatic oasis of Europe, OASIS, oasis of Europe, due to फोहन, due to oasis का मतलब टूकी है. Switzerland is known as the climatic oasis of Europe due to फोहन. इस फोहन की वजह से ही वहां का जो क्लाइमेट है इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए वहां पे स्विट्जरलैंड में बर्फ वगैरह प्रॉपर पड़ती है, ठंडा एरिया है. इसलिए यहाँ पे भी काफी जितने भी अच्छे एरियाज होते हैं उनका नाम रख देते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया या वैसा टाइटल. अब आगे लिखिए इसमें विश्व में स्थानीय हवाएं. उसमें फर्स्ट लिखिए चिनूक या स्नो ईटर. चिनूक या स्नो ईटर. ओएसिस का प्योर हिंदी में मतलब होगा नखलिस्तान. अब इसमें लिखिए चट्टानों को पार करने के बाद, चट्टानों को पार करने के बाद
चट्टानों को पार करने के बाद ये हवाएं पहाड़ी की विपरीत दिशा की ओर उतरती हैं। चट्टानों को पार करने के बाद ये हवाएं पहाड़ी की विपरीत दिशा की ओर उतरती हैं। पहाड़ी की विपरीत दिशा की ओर उतरती हैं। ऐसी हवाओं के आने से तापमान में निश्चित वृद्धि होती है। ऐसी हवाओं के आने से तापमान निश्चित वृद्धि होती है। ऐसी हवाओं के आने से तापमान में निश्चित वृद्धि होती है, जिससे बर्फ पिघलती है। तापमान में वृद्धि होती है जिससे बर्फ पिघलती है। चट्टान के सामने की ओर बहने वाली शुष्क हवा को चट्टानों के सामने बहने वाली शुष्क हवा को चिनूक या हिम भक्षक या फिर स्नो ईटर चट्टानों के सामने बहने वाली गर्म या शुष्क हवा को चिनूक या हिम भक्षक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद लिखिए, हिम भक्षक के रूप में जाना जाता है। चिनूक के कारण ही कृषि संभव होती है। चिनूक के कारण ही कृषि संभव होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में चिनूक के कारण ही कृषि संभव होती है, क्योंकि चिनूक के कारण ही सर्दी के मौसम में रॉकी माउंटेन रॉकीज की तलहटी में संकीर्ण बेल्ट है। रॉकीज की तलहटी में संकीर्ण मतलब नैरो, संकीर्ण बेल्ट है। अब बेल्ट लिखिए, पेटी क्यों लिखना है इसको। संकीर्ण बेल्ट को क्या लिखा था आपने, पूरा भूल गया मैं। रॉकी की तलहटी की संकीर्ण बेल्ट में कृषि असंभव है। रॉकी की संकीर्ण बेल्ट या फिर नैरो वैली में एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल, एग्रीकल्चर असंभव है। तो ये हवा जो है इस नैरो वैली में जाती है और वहां की हवा अपनी गर्म हवा या फिर अपने टेम्परेचर के साथ वहां के टेम्परेचर को कम करती है, पिघलाती है, और वहां पे जो सरफेस है वो बाहर आता है, तभी वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। आप आगे लिखिए। एल्प्स को लिखते हैं हिंदी में आल्प्स। आल्प्स के उत्तरी ढलान पर बहने वाली हवा आल्प्स के ऊपरी ढलान पर बहने वाली हवा पोहन, या फिर एक तो इंग्लिश में लिखिए एक हिंदी में लिखिए आप ऐसे, ठीक है। पोहन और ब्रैकेट में
FOEHN लिख लीजिए, फोहन। फोहन, फोहन है। फोहन के कारण स्विट्जरलैंड का, सॉरी स्विट्जरलैंड को, फोहन के कारण स्विट्जरलैंड को यूरोप का, फोहन के कारण स्विट्जरलैंड को यूरोप का ओएसिस इज नखलिस्तान। नखलिस्तान मीन्स व्हाट? मरु उद्यान कहते हैं। मरु उद्यान क्या है, इसकी स्पेल भी लिखना पड़ेगा। मरु उद्यान कहते हैं। मरु उद्यान कैसे, एक ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल बर्फ के साथ ढका हुआ है, जिसमें नीचे का सरफेस कभी बाहर नहीं आ सकता। बट ये जो फोहन हवा है, ये वहां से गुजरती तो बर्फ को पिघलाती जाती है। मतलब ग्राउंड सरफेस है, खेत है, खेतों के ऊपर पूरी की पूरी बर्फ जमी हुई है स्विट्जरलैंड में। अब अगर ये हवा वहां से क्रॉस नहीं करेगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, तो पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो बाहर कभी आ नहीं पाएगी, खेती कर नहीं पाएंगे। तो ये हवा जो है मरु उद्यान मतलब, मरु उद्यान मतलब है तो उद्यान वाला एरिया है, बट वहां पे प्रॉपर उसको कवर कर रखा है स्नो ने। तो जैसे ही वो स्नो धीरे धीरे पिघलेगी तो वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा। दैट इज वाई स्विट्जरलैंड का इसे ओएसिस कहते हैं, मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यान मतलब भौगोलिक संदर्भों में मरुद्यान, शादल, मरुद्वीप किसी मरुस्थल में किसी झरने, चश्मा या जल स्रोत के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वनस्पति के उगरने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। तो मतलब स्विट्जरलैंड में बर्फ जमी हुई है तो ये एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल, बट बर्फ के जमे होने के कारण वहां पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। बट अगर ये हवा वहां से नहीं गुजरेगी तो वो बर्फ नहीं पिघलेगी, और वो बर्फ नहीं पिघलेगी तो वो सरफेस बर्फ के साथ ढका रहेगा। तो इस हवा के वहां से गुजरने की वजह से बर्फ पिघलती है, लैंड एरिया बाहर दिखता है आपको, वहां पे फिर आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे बर्फ है वहां पे इरिगेशन सिंचाई के लिए तो पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल है ही, इसलिए ओएसिस। ओएसिस का मतलब ये भी होता है कि भंडार। भंडार मतलब एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बहुत सारी सब्जियां या फल फ्रूट आप उगा सकते हैं। हाँ वही उसी हिसाब से, तो कोल्ड डेजर्ट है ना, ये ड्राई डेजर्ट नहीं है, ये कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब, कोल्ड डेजर्ट मतलब कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और उस बर्फ को पिघलना जरूरी है, तो उस बर्फ को यही पिघलाएगी। नेक्स्ट, डॉक्टर विंड। अरे लिख लो यार, मैं क्या गलत बात सुनाऊंगा यार, मेरे को कोई गलत बात नहीं हैगी। 2 मिनट के पक्का ही ब्रेक मिलेगा अब। दस रहे हो, पूछ रहे हो? बता रहे हो? हाँ जी, खुद से ही सवाल भी खुद ही, आंसर भी खुद ही, एक दूसरे पूछ भी रहे, एक दूसरे से रहे हैं, आंसर भी एक दूसरे को दे रहे हैं। हाँ सर, तो बहुत समझ आ रहा है, बोला खुद ही। वेरी गुड, आई लाइक दैट। लिख लो डॉक्टर विंड या फिर, अरे लिख लो यार, कितना अगर छोटा छोटे पार्ट है ये। 10 मिनट लिख लो फिर। डॉक्टर विंड या फिर हार्मेटिन, इसका नाम अलग से है हार्मेटिन। डॉक्टर विंड और हार्मेटिन, these are hyper arid hermetin, HARAMATTAN, hermetin. These are hyper arid, these are hyper arid warm winds
These are hyper arid warm winds which originates. These are hyper arid warm winds which originate in the Sahara Desert region. Desert region and flows towards western coast of Africa. And flows towards western coast of Africa. Western coast of Africa. These are hyper arid winds which originates in the Sahara Desert region and flows towards the western coast of Africa. Western coast of Africa. This region of Africa experience this region of Africa experience this region of area sorry yaar फिर से this region of Africa this region of Africa experience extremely hot and humid climate. This region of Africa experience extremely hot and humid climate because it is located in equatorial belt. Humid climate because it is located in the equatorial belt. Equatorial belt. This region of Africa experience extremely hot and humid climate because it is located in the equatorial belt. But with the arrival of Hermiton, Hermiton is Haramattan, Hermiton, the humidity is absorbed. The humidity is absorbed. Humidity is absorbed. Making the climate dry and hence Hermiton is known as doctor wind. Hermiton is known as doctor wind. लोकल विंड वही कौन सा एरिया गर्म है हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट के ऊपर. सीजनल तो रिवर्सल है ना, जैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये लगभग उसमें मेन वही है. बट ये जो है लैंड और सी, जैसे अब आपके पास कैसे है, आपने जैसे लिखा था फर्स्ट इज माउंटेन के हिसाब से विंडवर्ड लीवर्ड है. जितने भी माउंटेन्स होंगे, प्लेटो है, माउंटेन है, जिस भी टाइप का है उसमें लगभग आपको, अगर हिमालयन है, हिमालयन में तो फिर वैली आ गई, तो माउंटेन एंड वैली ब्रीज हो गया. और अगर विंडवर्ड एंड लीवर्ड देखना है तो आपका वो प्लेटोस में ज्यादा चलेगा. उसके बाद फिर आपका लैंड एंड सी ब्रीज जो है वो चलेगा आपका कोस्टल एरियाज में. अब आपका क्वेश्चन ये है कि लोकल विंड जो है उसका फैक्टर हमेशा आपका जो जिस एरिया का क्लाइमेट है, मान लीजिए पंजाब का रीजन है तो पंजाब के नियर बाई आपको पता है कि लैंड लॉक है, नियर बाई कोई और ना कोई माउंटेन है, ना कोई प्लेटो है, ना कोई क्या है सी है. तो यहाँ पे जो है डेली राइज होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, बट अगर नियर बाई कोई पहाड़ है तो उसका इफेक्ट रहेगा थोड़ा बहुत. हाँ जी, सीजनल विंड्स जो है फिर वो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर ही है, बट वो पूरे ग्लोब के हिसाब से नहीं होगा. वो डिपेंड करता है कि आपके नियर बाई कौन सा सी पड़ रहा है, जैसे बे ऑफ बंगाल और हमारा एरिया. लोकल विंड तो चलती रहती है. जैसे रात में आप देखेंगे छत पे जाएंगे तो बड़ी फास्ट हवा चल रही होती है, दिन में जाएंगे तो बिल्कुल हवा नहीं होगी, बिल्कुल हाई टेम्परेचर है. अभी हम जो बात कर रही है लोकल विंड्स की बात कर रहे हैं.
और एवरीडे के हिसाब से चलता रहता है फिनोमिना। जैसे मान लीजिए गर्मियों में आपकी मैक्सिमम आप देखेंगे कि टेम्परेचर राइज रहता है, तो आप क्या करते हैं, जितने भी अचार डालते हैं कब डालते हैं, बरसातों में, गर्मियों में। आपके जितने भी बढ़िया डालते हैं गर्मियों में डालते हैं। आपको पता है कि इस टाइम बढ़िया है मौसम, कंबल धोने हैं, सर्दियों में कंबल नहीं धोएंगे, आपको पता 3 दिन सूखेगा ही नहीं। एप्लीकेशन की बात है, आपको पता है अपने लोकल एरिया के हिसाब से। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लैंड एंड सी ब्रीज की बात है, अगर आपका घर किसी दरिया के पास है या किसी नदी के पास है, तो आपको पता होगा कि दिन में दरिया जो है ना, बिल्कुल आपको लगेगा कि वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जैसे ही रात होगी, रात में वहां पे धुंध चली जाती है, क्योंकि धुंध क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, उसके ऊपर से ऊपर को धुंध उड़ रही है। सो क्या कर रहा है, वहां पे लो प्रेशर बन गया है। दिन में आप देखेंगे कि एक्सट्रीम आपका हाई, और आपको मॉर्निंग में हमेशा वहां पे धुंध दिखेगी। धुंध का वही रीजन है, क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है ऊपर की तरफ। ये लोकल चीजें आपको मालूम ही है ऑलरेडी। अच्छा, इनको लिखवाना था हिंदी मीडियम को, डॉक्टर विंड या हार्मटन। डॉक्टर विंड या डॉक्टर विंड या हार्मटन में लिखेंगे अत्यधिक शुष्क गर्म हवाएं, अत्यधिक शुष्क गर्म हवाएं, अत्यधिक शुष्क गर्म हवाएं जो कि अत्यधिक शुष्क और गर्म हवाएं जो कि सहारा मरुस्थल, अत्यधिक शुष्क और गर्म हवाएं जो कि सहारा मरुस्थल या रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल या रेगिस्तान क्षेत्र से, रेगिस्तान क्षेत्र से पश्चिमी तट की ओर शुरू होती हैं। सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल क्षेत्र से पश्चिमी तट की, पश्चिमी तट से शुरू होती हैं, पश्चिमी तट से शुरू होती हैं, पश्चिमी तट से शुरू होती हैं और अफ्रीका के, और अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर बहती हैं, और अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर बहती हैं, अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर बहती हैं। इससे अफ्रीका में, इससे अफ्रीका में अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। इससे अफ्रीका में अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु का, ह्यूमिड, आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। ठीक है, इससे अफ्रीका में अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा, अत्यधिक गर्म और आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा में स्थित है, भूमध्य रेखा में स्थित है, भूमध्य रेखा में स्थित है। लेकिन हार्मटन के आगमन से, भूमध्य रेखा में स्थित है, परंतु लेकिन हार्मटन के आगमन से, हार्मटन के आगमन से, हार्मटन के आगमन से जलवायु शुष्क और सहने योग्य, जलवायु शुष्क और सहने योग्य हो जाती है, जलवायु शुष्क और सहने योग्य हो जाती है। इसीलिए इसे डॉक्टर विंड या हार्मटन कहते हैं। जलवायु शुष्क और सहने योग्य हो जाती है, इसलिए इसे डॉक्टर विंड या फिर हार्मटन कहते हैं। अब जब बताइए एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपीरियंस डॉक्टर विंड। लिखिए मत, ऐसे बता दीजिए कंट्रीज, कीनिया, गिनी, कोट दे आइवरी, इजिप्ट एंड घाना। आपको सिर्फ वो कंट्रीज को याद रखना है जो कि अफ्रीका में प्रॉपरली पाई जाती है। हाँ, इक्वेटर के पास वाली।
सो कीनिया नहीं है, एक है गिनी, कोट दे आइवरी, इजिप्ट, गाना है, इजिप्ट नहीं है। इसमें आएगा गिनी, कोट दे आइवरी और घाना। ये कंट्री जो है अफ्रीका के कहाँ पे, इक्वेटर के नियर बाई पाई जाती है। तो इन कंट्रीज के थ्रू डॉक्टर विंड का आगमन होगा। गिनी, सॉरी, गिनी, कोट दे आइवरी एंड घाना। इजिप्ट नहीं है जी, घाना, कोट दे आइवरी, कोट दे आइवरी, घाना एंड क्या लिखा था आपने, और पैपुआ गिनी कि सिंपल गिनी? पैपुआ गिनी है या गिनी है? वही देख रहा था मैं, आपको याद रहा है कि दिस इज गिनी ओनली। अरे अरे थके, अब लास्ट कर ही लो। ब्लड रेन नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम फिर कोल्ड विंडी करेंगे, खत्म। थोड़ा सा पार्ट है ये भी। जाओ तुसी जाओ, दोनों को ये नहीं है, बाद में लिख लेना, थोड़ा सा पार्ट है पर मेरे को लिखाना पड़ेगा ये। लास्ट इज ब्लड रेन। अरे लिख लो फिर लास्ट, अगला नेक्स्ट टाइम ना बार बार समझाना पड़ती है वही चीज। सिरोको और ब्लड रेन, सिरोको और ब्लड रेन। फिर ऐसे हमारा जो वार्म का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर कोल्ड विंड ही करें। ओके जी, ओके, गुड इवनिंग। हाँ जी, आपकी भी इवनिंग गुड हो जाएगी 10 मिनट में, 5 मिनट में। आप लिखिए सिरोको और ब्लड रेन, दीज आर दी ड्राई एंड डस्टी विंड्स, these are the dry and dusty winds, dry and dusty, D-U-S-T-Y, dusty winds, which originates in the northern part of Sahara Desert, in the northern part of Sahara Desert, in the northern part of Sahara Desert, they carry large amount of sand along with them. They carry large amount of sand along with them. Snow कहां से आ गया? सहारा से मैं स्नो लेके जा रहा हूं। Sand along with them while crossing over Mediterranean Sea. While crossing over Mediterranean Sea, this wind pickups. While crossing over the Mediterranean Sea, this wind pick up moisture and gives rainfall in the southern Europe and West Asia. Picks up moisture and gives rainfall in the southern Europe and West Asia. This rainfall is red in color. While crossing over Mediterranean Sea, this wind picks up moisture and gives rainfall in southern Europe and West Asia. Full stop. This rain is red in color and hence the name is blood rain. This rain is also known by different names. First है Levanter in Spain. आप ऐसे लाइन में लिखिए Levanter स्पेन, जैसे मैं लिखते जा रहा हूं। खमसिन कहां पे है? ये इजिप्ट में।
इसी मेन जो हवा है इसी का नाम है खामसिन घिबली इन लीबिया। आप लिखिए हिंदी मीडियम। सिरक्को और इंग्लिश का यह तो कंप्लीट हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ, एग्जाम्पल तो लिख लो। सिरको या खून की बारिश ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। खून की बारिश, सिरको या खून की बारिश, घिबली चिली इन खून की बारिश। इसमें लिखिए यह शुष्क और धूल भरी हवाएं हैं। यह शुष्क और धूल भरी हवाएं हैं, धूल भरी हवाएं हैं जो सहारा रेगिस्तान के उत्तरी भाग में उत्पन्न होती हैं। लिख लिया। यह शुष्क और धूल भरी हवाएं हैं जो सहारा रेगिस्तान के उत्तरी भाग में उत्पन्न होती हैं। ये शुष्क और धूल भरी हवाएं हैं जो सहारा रेगिस्तान के उत्तरी भाग में उत्पन्न होती हैं। अपने साथ भारी मात्रा में अपने साथ भारी मात्रा में रेत लेकर चलती हैं। रेत लेकर चलती हैं। रेत लेकर चलती हैं। भूमध्य सागर को पार करते समय भूमध्य सागर को पार करते समय ये हवा नमी ग्रहण करती है। भूमध्य सागर को पार करते समय ये हवा नमी ग्रहण करती है, नमी ग्रहण करती है और दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागर को पार करते समय ये हवा नमी को ग्रहण करती है और दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी एशिया में वर्षा करती है। पश्चिमी एशिया में वर्षा करती है। इस वर्षा का दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी एशिया में वर्षा करती है। इस वर्षा का रंग लाल होता है। इस वर्षा का रंग लाल होता है। जी, क्योंकि सैंड जो है उसकी वजह से इसका कलर लाल होता है। इस वर्षा का रंग लाल होता है और इसे क्या कहते हैं? इसे खून की बारिश या रक्त वर्षा कहा जाता है। खून की बारिश या रक्त वर्षा कहा जाता है। इस बारिश को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लिखे तो है मैंने एग्जाम्पल, आपको याद ही नहीं, आप देखिए सामने। इस बारिश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेवेंटर कहते हैं स्पेन में, खामसिन कहते हैं इजिप्ट में, सिमूम कहते हैं वेस्ट एशिया में, और क्या इसमें देखिए घिबली कहते हैं लीबिया में, चिली कहते हैं तुनिशिया में, और हम कहते हैं ओके गुड बाय। थैंक यू जी, थैंक यू। 440 कोल्ड नेक्स्ट टाइम कर लेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी।